ग्रहों से संबंधित ऐसी परंपराएं जिनसे बाहरी शक्तियों को बुलाया जा सकता है। काल चक्र की ये विधियां हमें बताती हैं कि हम समय को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे ग्रहों की शक्तियां वक्त पर कंट्रोल करके एक से दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर रही हैं। देखिए, इस संभावना को नकारा तो नहीं जा सकता कि एलियंस शायद अच्छे टाइम ट्रैवलर्स ही हों। ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज जिनसे ब्रह्मांड का रहस्य पता चल सकता है। अगर कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है तो उसके लिए टाइम ट्रैवल भी संभव है। क्या एलियंस सचमुच इस दुनिया से परे हैं या वो इंसानों द्वारा भविष्य में की जाने वाली वैज्ञानिक तरक्की के सबूत हैं? हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि क्या वो परग्रही हैं या हमारे ही भविष्य से आए हुए लोग हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि पास्ट में हमारी दुनिया में परग्रहियों का आना जाना था, और अगर ये बात सच है तो क्या उन परग्रहियों ने हमारे इतिहास को गढ़ने में हमारी मदद की है? अगर हाँ, तो क्या भविष्य में उनसे संबंधित सबूत हमें मिल पाएंगे? स्विट्जरलैंड का बर्न शहर 26 सितंबर 1905 के रोज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के आगे रखा। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा कि स्पेस और टाइम असल में एक ही है। न्यूटन की पुरानी थ्योरी में स्पेस एक मजबूत बक्सा और टाइम एक बहती हुई नदी जैसा था, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में ऐसी बातें दूर दूर तक नहीं थी। स्पेस अब एक फ्लेक्सिबल मीडियम और टाइम एक बदली जा सकने वाली चीज बन गई थी। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप काफी तेज चलेंगे तो आपकी घड़ी भी तेज चलने लगेगी। इससे पहले ऐसा ना कभी किसी ने सोचा था और ना सोच सकता था, क्योंकि तब समझा जाता था कि ऐसा तभी हो सकेगा जब कोई लाइट की स्पीड जितना तेज चलेगा। फिजिक्स में एक तरीका है जिससे लंबी दूरियां तय की जा सकती हैं, और वो आइडिया यही है कि अगर आप लाइट की स्पीड जितनी तेजी से ट्रैवल करेंगे तो टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा, और ऐसा करने पर आपके लिए तो शायद 2 दिन ही गुजरेंगे, पर दुनिया 4 साल बिता चुकी होगी। 30 जनवरी 1933 बर्लिन, जर्मनी। हिटलर की नाजी पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ा और यूएस आ गए। हिटलर के सरकार में आने से आइंस्टाइन अमेरिका के साथ साथ दुनिया को भी एक बहुत बड़े संकट के बारे में आगाह करना चाह रहे थे। उन्हें मालूम था कि नाजी लोग अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास करेंगे जो मानवता के लिए बड़ा खतरा बनेगा। लेकिन उस समय अपनी महान साइंटिफिक थ्योरीज से क्या अनजाने में ही आइंस्टाइन ने नाजियों की एक टाइम मशीन बनाने में मदद कर दी थी? साउथ वेस्ट पोलैंड, द आउल माउंटेन्स। इन आकर्षक पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे जो डी ग्लॉक नाम के एक सीक्रेट नाजी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इन्हीं सीक्रेट कॉम्प्लेक्सेस में 1943 से 1945 के बीच वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने के लिए बनाए गए तमाम हथियारों की टेस्टिंग हुआ करती थी। वो काफी अच्छे हथियार बना रहे थे। उनके पास हवाई हमले के लिए V1 और V2 रॉकेट्स थे, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने डायग्लॉक में चल रहे मिशन को द बेल नाम इसलिए दिया क्योंकि वो एक बड़ी बेल की तरह था। वो एक ऐसी मशीन थी जो काफी तेजी से घूमती थी, काफी पावरफुल थी, और इसी वजह से उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती थी। और माना यही जाता है कि वो एक टाइम मशीन ही थी जिसकी मदद से वक्त में आगे या पीछे जाया जा सकता था।
तो इस तरह वो लोग वक्त में पीछे जाकर इतिहास और घटनाएं बदल सकते थे और नया इतिहास और घटनाएं बना सकते थे जिसे दुनिया किसी और तरह से उन्हें देखती। बेल की तरह दिखने वाली 9 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची उस मशीन का खुलासा एक नाज़ी जनरल जेकब स्पोरनबर्ग ने किया था, जब उसे पोलिश अथॉरिटीज ने युद्ध के बाद पकड़ लिया था। लेकिन जब एलाइज ने जर्मन रिसर्च सेंटर को कैप्चर किया, तब उन्हें ना तो द बेल प्रोजेक्ट मिला और ना ही उसे चलाने वाला कमांडर हांस कैमलर। हैंस क्रैमलर नाजी टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख लोगों में से एक था, लेकिन वो युद्ध के बाद फिर कभी देखा नहीं गया। उसकी मौत की 4 अलग कहानियां सुनने को मिलती है, तो कोई नहीं जानता कि वो कब, कैसे और कहां मारा गया या उसके साथ आखिर हुआ क्या। क्या ये हो सकता है कि जर्मन मिलिट्री टाइम ट्रेवल से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी? और अगर ऐसा है तो क्या नाज़ी बेल को उन्होंने वक्त रहते फ्यूचर में भेज दिया था? 9 दिसंबर 1965 पिट्सबर्ग से 30 मील दूर केग्सबर्ग में हजारों लोगों ने आसमान में एक आग के गोले को उड़ते हुए देखा। मिलिट्री वहां तुरंत पहुंच गई। उन्होंने वहां मौजूद सारी चीजों को छुपाया और कहा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे केग्सबर्ग क्रैश के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज वहां क्रैश हुई चीज का डिस्क्रिप्शन लगता है। उससे पहले हमने उड़न तश्तरियों के बारे में कुछ बातें सुनी थी, मगर वहां मिली चीज अलग ही थी। उसका आकार नाज़ी बेल से मिलता जुलता था। क्या ऐसा हो सकता है कि केग्सबर्ग में जो चीज क्रैश हुई वो असल में 20 साल से गायब नाज़ी बेल ही थी? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जर्मन वैज्ञानिकों ने इंसानों को भी एक वक्त और जगह से दूसरे वक्त और जगह पर भेजने में कामयाबी पाली हो? और अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरीज को अपनी टाइम मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया, या कोई बाहरी शक्ति ही उन्हें सारी प्रेरणा और रास्ते देती जा रही थी? तिब्बत, मई 1938। हिमालयन पर्वत के उत्तर पूर्व की तरफ से अपनी आर्यन जाति की खोज के लिए आए जर्मन रिसर्चर्स ने उससे जुड़े सबूतों के बजाय काल चक्र नाम की एक बुद्धिस्ट मेथड पर फोकस करना शुरू कर दिया। बुद्धिस्ट परंपराओं में सामसारा या व्हील ऑफ टाइम का एक कंसेप्ट है। काल चक्र में वो बायोलॉजिकल टाइम, कैलेंडर टाइम और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम को समझकर ये जान लेते हैं कि ये चीजें आप पर कैसे असर करेंगी। तो कालचक्र से हम ये समझ सकते हैं कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इसके कई छोर हैं जिन्हें समझकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी बुद्धिज्म है वहाँ उनके स्तूप रहे हैं जो कुछ नाज़ी बेल की तरह ही दिखते हैं। स्तूपों के आकार के बारे में कहा जाता है कि इनके द्वारा भगवान से जल्दी जुड़ा जा सकता है, और जब हम इसमें कालचक्र की बात जोड़ देते हैं तो हम एक तरह से समय से परे जाने की ही बात कर रहे हैं। काल चक्र की प्रैक्टिसेस लोगों के मन को स्थिर करके उन्हें समय में आगे या पीछे जाने में मदद करती हैं। तो इस बात की संभावना है कि नाज़ी टाइम ट्रैवल से संबंधित रहस्यों की तलाश कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि नाज़ियों ने अपने तिब्बत प्रवास के दौरान टाइम ट्रैवल के रहस्यों को जान लिया हो? और अगर ऐसा है तो क्या यह कहा जा सकता है कि तिब्बत के भिक्षुओं को काल चक्र की वजह से
टाइम ट्रेवल जैसी चीजों की सदियों से जानकारी थी। कई एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो ऐसा ही मानते हैं। शायद इन सारे उलझे हुए सवालों के जवाब न्यू मैक्सिको की इस एंशिएंट सिविलाइजेशन वाली साइट पर मिल सकते हैं। चाको कैनियन, न्यू मैक्सिको। एल्बुकर्की से 150 मील दूर रेगिस्तान में पुएब्लो प्रजाति की प्राचीन इमारतें हैं, जिन्हें अनासाजी कहा जाता है। ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनी थी। ये पेब्यूलो बोनिटो गांव है। ये ब्रह्मांड में हमारी साख को बताता है। आप यहाँ से ऊपर की और नीचे की दुनिया देख सकते हैं और इसके ठीक बीच में हमारी समतल ज़मीनें हैं। ये ठीक वही जगह है जहाँ से पेब्यूलो प्रजाति के लोगों के लिए सदियों पहले वक्त शुरू हुआ था। रिसर्चर्स का मानना है कि अनासाजी लोगों ने अपनी सभ्यता को बेहद शानदार, बेजोड़ इंजीनियरिंग, गणित और एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान से बनाया था। उन्होंने किसी तरह से एक ऐसा शहर बनाया जो गोल था, जिसकी सड़कें बिल्कुल सीधी थीं। उस शहर का पूरा स्ट्रक्चर इस बात की सही जानकारी देता था कि चांद और सूरज 92,000 चक्कर काटते हैं। उन्होंने ये शानदार जियोमेट्री पत्थरों पर कर दी थी। उनकी बनाई इमारतों में काफ़ी शानदार इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ हुआ है और तब के लोगों के पास ऐसी स्किल्स का होना असंभव सा लगता है। ये तभी हो सकता है जब उनकी मदद किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने की हो। अनासाजी लोगों ने चाको कैनियन इस तरह से बनाया जैसे वो ऊपर की किसी शक्ति का मान रख रहे हों या उनके द्वारा निर्देशित हों। इसलिए चाको कैनियन को एक ज्ञान स्थल ही कहा जा सकता है और वो ज्ञान शायद उन्हें बाहरी शक्तियों से मिला था। लेकिन मॉडर्न मशीन्स की मदद के बिना इन प्राचीन लोगों ने ये बड़ी बड़ी इमारतें आखिर कैसे बना ली? और वो कौन सी बाहरी शक्तियां थी जिन्होंने अनासाजी लोगों को ज्ञान दिया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इस बात का जवाब चाको कैनियन में निभाए जा रहे रीति रिवाजों को समझकर ही जाना जा सकता है। अगर लोकल प्रथाओं की माने तो अनासाजी लोग क्रिस्टल स्टार गेजिंग नाम के एक पवित्र रिवाज को मानते आ रहे थे, जिसका संबंध टाइम ट्रैवल से था। अगर आप चाको के पहाड़ों को देखेंगे तो वहां पर आपको सालों पहले चलती आई स्टार गेजिंग रिवाज के सबूत मिल जाएंगे, जिससे साबित होता है कि वो रिवाज वहीं मनाया जाता था और उसमें स्पेस और टाइम के बीच ट्रैवल किया जाता था। आप अभी पत्थरों पर जिन नक्काशियों को देख रहे हैं वो ऐसे लोगों की कहानी बताती है जो किसी दूसरी जगह से वहां पहुंच गए थे। ये उनका सबसे पहला घर था और बाकी जगहों पर परग्रहियों से वो लोग मिलते थे। क्या अनासाजी लोग सच में एक से दूसरी डायमेंशन में टाइम ट्रैवल कर सकते थे? कुछ वैज्ञानिकों ने तो इस बात की संभावनाएं जताई हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने परग्रहियों से अपने मुलाकातों के सबूत कहीं जरूर छोड़े होंगे। मैं उनाविडा की चोटी पर खड़ा हूं और यहाँ आप एक चित्र ध्यान से देख सकते हैं जिसमें कुछ जानवर हैं, लेकिन उनके सामने कुछ अजीब सी आकृतियां भी बनी हुई हैं। उनमें एक आदमी जैसा कुछ बना हुआ है और उसके हाथ में ढाल है, लेकिन उसकी शेप स्पाइरल गैलेक्सी की तरह है। नेटिव अमेरिकन लोगों की संस्कृति में
ये बात साफ साफ बताई जाती है कि हम सब ब्रह्मांड की एक बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी का हिस्सा हैं। पत्थरों की दीवारों पर आज जो स्पाइरल गैलेक्सी की आकृति देखते हैं वो अनासाजी और परग्रहियों के बीच मौजूद संबंधों को दर्शाता है। उनके बीच में कांटेक्ट था, वो या तो साथ आते थे या साथ जाते थे, हम इसे ठीक से समझ नहीं पाते, मगर हो ना हो ये अनासाजी और परग्रहियों के बीच का पुल था। यहाँ ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ये कुछ प्राचीन चित्र मिले थे जिसमें से एक बाकी तीनों के ऊपर कुछ एंटीना जैसे रखे हुए था। कुछ लोगों का मानना है कि ये उस स्थिति का चित्र है जब मानव सभ्यता की अचानक से शुरुआत हुई थी। होपी सभ्यता की पुरानी कथाओं की माने तो नेटिव अमेरिकन को अनासाजी लोगों का ही वंशज माना जाता है। इन्हीं प्राचीन लोगों ने उन्हें ब्रह्मांड के पहले विध्वंस के समय बचाया था। एंट प्रजाति के लोगों को काफी विशेष समझा जाता है। ये शायद वही परग्रही शक्तियां हैं जिन्होंने पाबुयालो लोगों को कई बार अंडरग्राउंड करके आपदाओं से बचाया था। यह एक रोचक बात यह भी है कि प्राचीन सुमेरिया में भी वो अनुनाकी देव की पूजा करते थे और उन्हें भी दूसरे ग्रह से आया हुआ रक्षक समझा जाता था। यहाँ अनु का मतलब एंट यानी चींटी है और नाकी मतलब दोस्त होता है, तो इसकी संभावनाएं हैं कि अनुनाकी का मतलब चींटी जैसे दोस्त हो जिनके बारे में होपी सभ्यता के लोग हमें बताना चाह रहे थे। क्या प्राचीन सुमेरिया के अनुनाकी देवता कई हजारों साल पहले चाको कैनियन में भी आते जाते थे? कई रिसर्चर्स का यही मानना है। शायद इस प्रश्न का उत्तर विंग मेकर सभ्यता की कथाओं में मिल सकता है। 1972 पर्वतारोहियों के एक ग्रुप को चाको कैनियन की गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स और ऐसे अभिलेख मिले जो प्राचीन सुमेरियन सभ्यता से मैच करते थे। इस बात की और जांच करने वाले रिसर्चर्स का मानना है कि इन पेंटिंग्स और अभिलेखों को फ्यूचर सुमेरिया से कैनियन लाया गया था और ऐसे करने वालों को विंग मेकर्स कहते हैं। विंग मेकर्स कहने को तो इंसान ही समझे जाते थे, लेकिन शोध बताते हैं कि वो 300 साल आगे के भविष्य से आए लोग थे और वो चाको कैनियन को अपने भविष्य से हमारे वर्तमान में आने के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा भी यही मानना है कि विंग मेकर्स हमें हमारी भविष्य की झलकियां दिखाने आए थे कि वो कैसा होने वाला था। उसमें विज्ञान, गणित, आर्ट और खेत खलिहान होने वाले थे। विंग मेकर्स की चाको कैनियन वाली कहानी में कितना सच था, ये रहस्य है। लेकिन अगर वो सच्ची थी तो क्या ये विंग मेकर्स प्रजाति ही असल में वो एलियन प्रजाति थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इस बात को सच मानते हैं और कहते हैं कि इसका सबूत आज भी चाको कैनियन में ढूंढने पर मिल सकता है। ये कीवा है। प्लेबलिन संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है जहाँ पर वो रिवाज करते थे ब्राह्मण और उसमें अपनी जगह के बारे में विचार विमर्श किया करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्राचीन भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि कीवा को किसी जमाने में लकड़ी की छत से ढका जाता था, लेकिन होपी की कुछ कथाओं में इसे क्लाउड हाउस भी कहा गया है। हो सकता है कि कीवा और कुछ नहीं बल्कि मॉडर्न तरीकों से डिजाइन किए गए बायोडोम्स या बायोस्फेयर्स ही हो। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आज के बायोस्फेयर कुछ ऐसे दिखते हैं जिनमें लोग जमीन के अंदर रहने लगते हैं। और आप कीवा के स्ट्रक्चर्स को देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसी चीजें क्यों बना रहे थे। कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि इसका संबंध परग्रहियों से था। उन लोगों के लिए ये अलौकिक शक्ति से मिलन जैसा था।
क्या ये संभव है कि परग्रहियों ने चाको कैनियन में ठीक वैसे ही बायोस्फीयर्स बनाए जैसा आज हमारे साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों में बनाने में जुटे हुए हैं? और हो सकता है कि वो वहां आए भी हों, लेकिन किसी स्पेसशिप में बैठकर नहीं, बल्कि किसी इंटरडायमेंशनल तकनीक से। लेकिन अगर ऐसा था तो वो आखिर आए कहां से थे? इस बात का जवाब शायद धरती के दूसरे छोर पर मिले, भारत के महान ग्रंथ महाभारत में। महाभारत ग्रंथ को 8वीं सदी में लिखा गया था। इस महान ग्रंथ में राजा रवित धरती के रचयिता ब्रह्मा से मिलने जाते हैं और कई वर्षों बाद पृथ्वी पर लौटते हैं। कई रिसर्चर्स इस कहानी को इतिहास की सबसे सफल टाइम ट्रैवल स्टोरी मानते हैं। ये रवित नाम के एक राजा की कहानी है जिसमें वो ब्रह्मांड में जाके देवों से मिलते हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि सदियां बीत चुकी हैं। और ऐसा ही कुछ स्पेस ट्रैवलर्स और टाइम ट्रैवलर्स के साथ भी होता है, जहां उन्हें लगता है कि उन्हें गए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन पृथ्वी पर लौटने पर पता चलता है कि कई दशक बीत चुके होते हैं। चाको कैनियन की तरह और भी कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जापान में उरीशिमा तारो नाम की कहानी एक मछुआरे की है जो रायुजिन नाम के समुद्र के देवता से मिलता है और उसके साथ एक अंडर वाटर महल में भी जाता है। उसे लगता है कि उसे गए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, मगर जब वो अपने गांव लौटता है तो उसे पता चलता है कि 300 साल बीत चुके हैं। उसका घर टूट चुका है, उससे जानने वाले सब मर चुके हैं। अब ना उसे ना उसके परिवार को कोई जानता है। हिब्रू बाइबल में भी जेरूसलम के प्रॉफेट जेरेमाया की कहानी भी इन्हीं 2 कहानियों से काफी मैच करती है। बाइबल में भी प्रॉफिट जेरेमाया अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और उनके पास एबेमोलिक नाम का एक लड़का बैठा हुआ है और जेरेमाया उससे कहते हैं कि वहाँ पहाड़ पर जाओ और हमारे लिए शहतूत तोड़ कर लेके आओ। एबेमोलिक पहाड़ पर जाकर वैसा ही करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे तेज हवा के साथ कुछ आवाजें आती हैं और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब वो उठता है तो देखता है कि बस शाम हो रही है, तो वो वापस शहर की तरफ भागता है, लेकिन शहर पूरी तरह से अनजान सैनिकों से भरा हुआ होता है और वो उनसे कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोगों ने जेरेमाया और दूसरों के साथ क्या किया। और वहाँ एक बूढ़ा उससे कहता है कि उस बात को 62 साल हो चुके हैं। ये एक टाइम ट्रेवल स्टोरी है जो बाइबल में लिखी है। सदर्न इजिप्ट, अगिलकिया आइलैंड। यहां आसमान से 6 मील दूर नील नदी के किनारे पर आइसिस का मंदिर है। 4th सेंचुरी बीसी में बने इस मंदिर में फर्टिलिटी और समृद्धि की देवी आइसिस की पूजा होती थी और यह प्रथा 6th सेंचुरी एडी तक चलती रही। आइसिस ऐसी महत्वपूर्ण देवी बनी जिसे प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने पूजा। उसने अपने भाई ओसाइरस से शादी की और तब के ज़माने में हर कोई उनकी तरह ही बनना चाहता था। उस जीवनदायिनी और ओसाइरस को मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता था, तो जीने मरने दोनों स्थितियों में लोग उनके प्रभाव में खुद को महसूस करते थे। पुरानी इजिप्शियन कथाओं के अनुसार आइसिस पर आकाश के सबसे प्रभावशाली तारे सिरियस की रूह बसती थी।
पुराने इजिप्शियन लोगों के लिए ओराइसिस तारों की प्रभावशाली स्थिति ओरायन का रूप थे, और क्योंकि वो लोग तारों की पूजा करते थे इसलिए वो उनके भगवान थे। दूसरी तरफ सीरियस एक आदर्श पत्नी, बहन और माँ का प्रतीक थी जिसे वो आइसिस में देखते थे, और इस तरह वो दोनों मिलकर ऊपर आकाश और नीचे इजिप्शियन लोगों के जीवन पर राज करते थे। काफ़ी पुराने कल्चर्स जैसे इजिप्शियंस, चाइनीज़, ग्रीक, जापानीज़, सभी में इस बात को माना गया है कि भगवान ने धरती को बनाया है और तारों की स्थितियाँ उनके होने का प्रतीक है। और आयन तारा लगभग सारे पुराने कल्चर्स में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इजिप्ट और अफ्रीका के डोगोन प्रजाति के लोगों में उभरी। उनका मानना था कि सीरियस तारे से कुछ शक्तियां पृथ्वी पर आईं और उन्होंने मानव सभ्यता बनाई। तो इस तरह लगभग ये सारे कल्चर्स सीरियस तारे की तरफ इशारा करते हैं और ये दर्शाते हैं कि सीरियस काफ़ी तरीक़ों से हमें कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजता है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, और इसका उसकी चमक से कोई भी संबंध नहीं है। क्या सीरियस और अन्य महत्वपूर्ण तारों की ये स्थितियां मानव सभ्यता को बनाने वाली शक्तियों से संबंधित है, या ये तारे ही पुराने परग्रही टाइम ट्रैवलर्स के घर थे? कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा ही मानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सीरियस तारा पृथ्वी से लगभग 8.5 प्रकाश वर्ष दूर है, और इतनी दूरी काफी होती है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन मील के बराबर होता है, तो उस हिसाब से सीरियस काफ़ी दूर है। हमारे बेस्ट रॉकेट्स भी 7 मील पर घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन उस स्पीड से भी सीरियस तक पहुंचने में 2 लाख साल लग जाएंगे। अब तक हम 2,50,000 मील की दूरी पर मौजूद चांद पर पहुंच सके हैं, और कभी ना कभी हम मंगल पर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होगा। 6 महीने की मंगल यात्रा और वहां पहुंचकर बिना ऑक्सीजन और दूसरी चीजों के बिना जीवित रहना काफी कठिन होगा। ये दूरियां काफी ज्यादा हैं और हमारे पास मौजूद तकनीक उस लायक नहीं है, इसलिए हम वहां तक ही पहुंच पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और सभ्यता हमसे पहले ऐसा नहीं कर सकती। अब तक हमने अपनी हद में रहकर ही काम किया है। क्या इंटरस्टेलर दूरियां परग्रहियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होंगी, या उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि हमारे लिए अब तक असंभव रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबके लिए असंभव ही रहा हो। और जिस तरह की चीजें हमें परग्रहियों के बारे में मालूम पड़ती हैं, उससे यही समझ आता है कि समय शायद हमारे लिए एक बंदिश हो सकता है, मगर वो उसके मोहताज नहीं है। क्या पुराने किस्से कहानियों में जो एक से दूसरी गैलेक्सी में जाने की बातें कही गई हैं, वो सच है? कुछ एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स को ये सच लगता है। अगर ऐसा है, तो क्या कुछ एलियंस और इंसान पुराने वक्त में एक से दूसरी दुनिया में टाइम ट्रेवल कर पाते थे? शायद इसका जवाब स्विट्जरलैंड में जिनीवा के इस अंडरग्राउंड लैब में मिल सकता है। स्टोरेस, कनेटिकट, जनवरी 2012। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट के लैब में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट अपने एक बड़े से टाइम मशीन मॉडल का डेमो दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने रिंग लेजर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल किया है जो एक सर्कुलर लाइट बीम बनाता है। प्रोफेसर का मानना है कि ये ट्विस्टिंग लाइट स्पेस को बेंड करके एक टाइम लूप बना देती है। तो यहाँ पर ये लाइट बीम्स शायद आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, मगर वो एक सर्कुलर लूप बना रही हैं, और वो सर्कुलर पैटर्न असल में यहाँ के खाली स्पेस को ट्विस्ट कर रहा है, और स्पेस को इसे ट्विस्ट करना आखिर में टाइम को ट्विस्ट कर देगा। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो अगर स्पेस में बदलाव किए जाएं तो वक्त भी बदला जा सकता है। अगर आप समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखें तो स्पेस की ट्विस्टिंग से एक टाइम लूप बन जाएगा। और अपने काम में मैंने लाइट की हेल्प से टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ताकि टाइम ट्रैवल की संभावनाएं बढ़ जाएं।
भले ही ये महज एक प्रोटोटाइप हो, मगर मैलेट का कहना है कि वो 10 साल के अंदर एक वर्किंग टाइम मशीन बना लेंगे। उन्हें लगता है कि लाइट बीम की ऊर्जा से एक ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार हो जाएगी जो नेचुरल टाइम स्पिन को बदल पाएगी। मान लीजिए कि मैंने इस स्पिन को 1 और इसे 0 कहा है, तो अगर अब मैं न्यूट्रॉन स्पिन को अप डाउन सेट करता हूं तो मुझे क्या मिला? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक बाइनरी कोड है और ऐसे ही स्पिन्स को बदलकर मैं बाइनरी कोड्स के संदेशों को भविष्य में आगे भेज सकूंगा। लेकिन क्या यह तकनीक कभी इंसानों और स्पेसशिप जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को टाइम ट्रेवल करवा पाएगी? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन रोजर टर्म मेंशन था, जिसे आज हम वर्म होल कहते हैं, जिसने इस बात की संभावनाएं बढ़ा दी हैं कि हम पृथ्वी के पॉइंट ए से ब्रह्मांड के पॉइंट बी तक ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं जैसे इनके बीच कोई फासला ही ना हो। अगर वर्म होल्स ने पलक झपकते ही एक से दूसरी जगह जाने की संभावनाएं दी हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल पास्ट में भी किया गया हो? पुराने इजिप्शियन लोगों को स्टारगेट और वर्म होल के बारे में मालूम था और मुझे इसका सबूत हैथोर के डेंडोरा टेम्पल में मिला। जब आप जाएंगे तो देखेंगे उस मंदिर की छत पर काफी प्राचीन देवों की मूर्तियां हैं, जिनमें वो अपने पुराने विमानों में एक से दूसरी दुनिया में आते जाते नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि भले ही वो वर्म होल जैसे शब्द का इस्तेमाल ना कर रहे हों, लेकिन वो ऐसी ही किसी चीज की बात कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन परग्रही वर्म होल की मदद से पृथ्वी और दूसरी जगहों पर आते जाते रहे हों? या उनके पास इससे भी ज्यादा एडवांस्ड टाइम ट्रैवल तकनीक थी, जो शायद क्वांटम फिजिक्स जैसी चीजों से ही समझी जा सकती हो? जिनीवा, स्विट्जरलैंड। जमीन से 300 फीट नीचे 16 फीट परिधि वाली इस सुरंग में दुनिया का सबसे शानदार पार्टिकल एक्सेलरेटर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। 2008 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा बनाया गया ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों को कई ब्रह्मांड और उसके रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। हेड्रॉन कोलाइडर प्रोटॉन त्वरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो किसी परमाणु के न्यूक्लियस का सबसे महत्वपूर्ण कण होता है। और जब आप उन्हें दो विपरीत दिशाओं में गोल घेरे में तेजी से घुमाकर भिड़ंत करवाते हैं तो उससे कई सारे प्रोडक्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। जैसे जब दो चीज़ों के टकराने से उनके टुकड़े बिखरते हैं, वैसे ही प्रोटॉन भी टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इसी भिड़ंत से हम उस फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में जान सकते हैं जो मैटर को बनाता है। दिसंबर 2011 को लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्हें हिग्स बोसन नाम का कण मिला है, जिसे कुछ लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। काफी सारे फिजिसिस्ट इस बात को मानते हैं कि प्रकृति के 4 मूलभूत बलों के बीच गहरा संबंध है, और वो चीज जो इन सबको जोड़ के रखती है शायद वो हिग्स बोसोन ही है। ये कण उन्हें बाहर देता है और उनमें बल पैदा करता है। तो गॉड पार्टिकल की इस डिस्कवरी से हम प्रकृति के सूत्रों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गॉड पार्टिकल की खोज हिग्स सिंगलेट की खोज का रास्ता साफ कर सकती है। ये ऐसा पार्टिकल है जो शायद एक से दूसरी डायमेंशन में जंप कर सकता है। वो समय में आगे और पीछे भी जा सकता है। वो गुजरे और आने वाले कल में भी पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस तरह टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। हम एक 3D दुनिया में रहते हैं और कई बार लोगों को लगता है कि कोई चौथी डायमेंशन भी है, लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स थ्योरीज भी हैं
जो 11 डायमेंशन के होने की बात कहती है, लेकिन ये डायमेंशंस हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं हैं। हम इन्हें देख भी नहीं पाते हैं और शायद ये डायमेंशंस किसी परमाणु के अंदर ही सिमटी हुई हो, और अगर आप इन डायमेंशन के पीछे पड़ेंगे तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। क्या कुछ दूसरी डायमेंशंस भी होंगी जिनके बारे में हम अब तक कुछ नहीं जान पाए हैं? अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूर दूसरी गैलेक्सीज में रह रहे परग्रहियों ने गॉड पार्टिकल का इस्तेमाल पृथ्वी पर आने जाने के लिए किया हो? अगर आप लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर और एज़टेक कैलेंडर की तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो उनके बीच की समानताओं को समझ पाएंगे। एज़टेक कैलेंडर को गेटवे ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है और लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसके जैसा ही है, क्योंकि हम इस मशीन की हेल्प से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सबसे एडवांस मशीन से मेल खाती है। क्या ये महज एक संजोग है या फिर नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या पुराने लोग सच में टाइम ट्रैवलर्स से मिल लेते थे? और क्या आज हम वैसी ही शक्तियां वापस पाने की तरफ बढ़ रहे हैं? शायद इससे संबंधित सबूत मिल सकते हैं, ऐसे सबूत जो साबित करे कि परग्रही किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि हमारे ही फ्यूचर से आया करते थे। 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में हुए यूएफओ इंसिडेंट के बाद से ही परग्रहियों को देखे जाने और उनसे सामना होने की हजारों रिपोर्ट सामने आई हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों की तरह ही होते हैं, मगर उनका शरीर पतला, हाथ पैर लंबे और सर बड़ा होता है। इन्हीं एलियंस को कुछ लोग ग्रेस कहते हैं। ये एलियंस हमसे बहुत अलग नहीं दिखते हैं। उनके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक और 1 मुंह है, लेकिन फिर भी उन्हें मानवों की सबसे प्राचीन शारीरिक संरचना जैसा कहा जा सकता है, जो सदियों तक विकसित हुई होंगी। अगर आप रॉसवेल की घटना से जुड़े हुए ग्रेस पर गौर करेंगे तो समझ पाएंगे कि उनका आकार ऐसा है जैसे शायद हम भविष्य में हो सकते हैं अगर हम स्पेस में बसने में कामयाब हो गए तो। संयोग से रॉसवेल वाला क्रैश इजिप्शियन देवी आइसिस के जन्म के दिन हुआ था, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस दिन वहाँ से जो अजीब से शरीर वाली कुछ बॉडीज मिली, क्या वो टाइम ट्रेवल कर रहे परिग्रहियों के शरीर थे? क्या ऐसा हो सकता है कि रॉसवेल में मिले परग्रहियों के शरीर सिरियस तारे से पृथ्वी की तरफ आए हों, इजिप्शियन गॉडेस आइसिस की तरह? कुछ एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का तो यही मानना है। और क्या वो बहुत एडवांस्ड स्पेस टाइम टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ आए थे? मुझे लगता है संभावनाएं हैं कि हम जैसा परग्रहियों के बारे में सोच रहे हैं वो वैसे ही होंगे। शायद वो टेलीपोर्टेशन और प्रोपल्शन डिवाइसेस का यूज करते हो जो उन्हें प्रकाश के बराबर गति दे देता हो। मैं समझती हूँ कि हमने क्वांटम फिजिक्स की मदद से इस विषय को इतना समझ लिया है कि अब हम इसके पिछले और अगले गणितों को भी समझने लगे हैं। और अब जब हम में इतनी समझ आ चुकी है तो देर बस हमारे आगे निकलने की है। टाइम ट्रैवल बेसिकली टेलीपोर्टेशन ही है। हम बस कुछ सेकंड्स में एक से दूसरे जगह जा सकते हैं। ये ट्रैवल के क्षेत्र में क्रांति ला दे और ये 2 सभ्यताओं के बीच का पुल बन सकता है, भले ही वो दूसरे ग्रह से क्यों ना हो। लेकिन ग्रेस कहे जाने वाले ये परग्रही आखिर है कौन? क्या ये संभव है कि वो पृथ्वी पर किसी दूसरे ग्रह से नहीं बल्कि पिछले या आने वाले वक्त से आए हों? या वो असल में इंसानी टाइम ट्रैवलर्स ही हैं? और हो सकता है वो वक्त में इसलिए पीछे आ रहे हों क्योंकि शायद जेनेटिकली एक ऐसी स्थिति बन गई हो कि वो अपनी संख्या को आगे ना बढ़ा पा रहे हों और हमारी दुनिया में आकर वो इस स्थिति को ठीक कर रहे हों।
60 और 70 के दशक में लोग कल्पनाएं करते थे कि 1000-2000 सालों बाद इंसान कैसे लगेंगे, और माना जाता था कि हम काफी ज्ञान बटोर लेंगे जिसकी वजह से हमारा सिर बड़ा हो जाएगा और हमारे पास ऐसी मशीन्स होंगी जो सारा काम करेंगी, वो भी जो आज हम अपने हाथों से करते हैं। तो एक तरह से हम शारीरिक रूप से कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप फ्यूचर ह्यूमंस के कंसेप्ट के बारे में सोचें तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगी जिसमें हम ग्रे एलियंस या रोजबेल एलियंस जैसे लगेंगे। मैं टाइम ट्रेवल में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। भले ही आप इसे बचकाना कहें, मगर वो होगा ही। इंसान आज जो भी सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और जैसे सपने देख रहे हैं वो सब सच होंगे। मैं कभी कभी खुद से पूछता हूँ कि क्या पता ये यूएफओस टाइम ट्रेवलर्स ना हों, बल्कि फ्यूचर से आए हमारे ही लोग हों। अगर हम सिर्फ पिछली सदी में हुई वैज्ञानिक तरक्की पर गौर करें तो हो सकता है कि फ्यूचर ह्यूमंस ने टाइम ट्रैवल करने का रास्ता खोज लिया हो। कई माने हुए वैज्ञानिकों का भी यही मानना है। क्या अब तक हमने जो भी घटनाएं देखी वो फ्यूचर ह्यूमंस का हमारे वक्त में महज एक सफर था जो वो सदियों से करते आ रहे हैं, या वो सच में किसी दूसरे ग्रह के लोग हैं जिन्होंने समय और ब्रह्मांड पर मास्टरी करके टाइम ट्रैवल को अपने बाएं हाथ का खेल बना दिया है? शायद इसका जवाब हमें आज यहाँ नहीं, लेकिन किसी और वक्त पर किसी और जगह जरूर मिल सकता है।